आज का जो विषय हम देखने जा रहे हैं वो काफी बड़ा है। आज हम सोयाबीन का पूरा प्रबंधन देखने जा रहे हैं। अब जब आप पहली बारिश गिरती है, यानी जब 40 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश होती है, तो हुमनी इल्ली का प्रकोप महसूस होता है और पिछले 3-4 सालों से हुमनी इल्ली बढ़ रही है। तो जब हम 40 मिलीमीटर बारिश यानी कि खेतों से पानी बहता है, उतनी बारिश अगर होती है तो हमारे खेतों में जमीन में रहने वाले जो हुमनी इल्ली है वो कोश अवस्था में रहती है और वो उनके भूंगे जो रहते हैं वो बाहर निकल आते हैं और हमारे खेतों के नीम, बबूल या अन्य पेड़ों पर वो बैठ जाते हैं। वहां उनका मिलन होता है और वो भूंगे मिट्टी में जाकर अंडे देते हैं। तो इसके लिए अगर हम लाइट ट्रैप का उपयोग करते हैं, लाइट ट्रैप यानी जिसमें 60 वाट, 100 वाट, 200 वाट की पुरानी लाइट हुआ करती थी, वह अगर हम अपने खेतों में लगाते हैं और उसके पास ही नीचे बर्तन में पानी डालकर उसमें मिट्टी का तेल डालकर उस लाइट को चालू रखते हैं रात भर 3-4 दिनों के लिए, तो फिर वह जो भूंगे हैं वहां आकर्षित होते हैं और वह उससे नियंत्रित होते हैं। जो बीज आपको लगता है इसकी कमतरता बाजार में होगी, तो जैसे सोयाबीन में आपको किसी अच्छी कंपनी के बीज, जैसे हमारे बूस्टर कंपनी के जो बीज है और किसी अच्छे ब्रांड के सोयाबीन के बीज पहले से ही खरीद कर रखे। खाद भी खरीद कर रखनी चाहिए। दूसरी तैयारी हम यह कर सकते हैं कि जहाँ गीली जमीन है, पानी को थम कर रखने वाली जमीन है, वहां ढलान के सिरे पर 2.5 फुट की क्षैतिज नाली बनाकर उससे उस पानी को खेत से बाहर निकाल दे, तो हमारी ज्यादातर समस्याएं खत्म हो सकती है। जिनको यह करना मुमकिन है उन्होंने जेसीबी की मदद से नाली बना सकते हैं। इसके बाद यदि आपके पास सोयाबीन, उड़द, मूंग है तो बीबीएफ विधि से बोने का प्रयास करें। इसके कई फायदे मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आप व्हाइट गोल्ड पैटर्न में तुअर लगाना चाहते हैं, यानी अगर उसमें इंटरक्रॉपिंग, अंतर फसल करना चाहते हैं, तो तने से कम 2.5 से 3 फीट की दूरी में दूसरी फसल न ले, और अगर आप सिर्फ तुअर लगाना चाहते हैं तो कम से कम 2 कतारों के बीच 5 से 6 फीट की दूरी रखें। फिर खरपतवार निकाल कर और पत्तों की कटाई करें। इन सभी का किसानों में अच्छा अनुभव है। उत्पादन में बेहद बढ़ोतरी हुई है, इसलिए सभी को व्हाइट गोल्ड पैटर्न तरीके से तुअर की खेती करनी चाहिए। मैं आपको यह कभी नहीं कहूंगा कि उत्पादन कभी भी एक जैसा ही होगा, क्योंकि इसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज यह है कि हम अपने पूरे प्रबंधन कैसे करते हैं और इस सारे प्रबंधन के बाद भी प्रकृति हमारा साथ कैसे देती है, यह देखने की बात है, ताकि हम न्यूनतम लागत के साथ उत्पादन और उपज कर सके। हम व्हाइट गोल्ड पैटर्न ट्रस्ट के माध्यम से दोनों के सर्वश्रेष्ठ के लिए प्रयास करते हैं। तो अब जब आज का विषय है उत्पादकता बढ़ाने के लिए संपूर्ण सोयाबीन प्रबंधन। महाराष्ट्र में सोयाबीन का रकबा क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। इस समय करीब 45 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई की जाएगी, यानी महाराष्ट्र में फसलों में सबसे बड़े क्षेत्र में सोयाबीन की बुआई का अनुमान है। अभी क्षेत्र के बढ़ने के कुछ कारण है। पहला कारण यह है कि सोयाबीन में दूसरी रबी की फसल प्राप्त करना आसान है। अधिकांश नस्लों के लिए इसकी अवधि आमतौर पर 90 से 100 दिन होती है, इसलिए इस पर रबी की फसल भारी भूमि में सिंचाई न होने पर भी कुछ किसान सूखी भूमि में, कुछ किसान सिंचाई में लेते हैं, तो दूसरी फसल ली जा सकती है। एक और बात यह है कि इसमें अच्छे खरपतवार नाशक होते हैं। ज्यादा मजदूर की कोई जरूरत नहीं रहती। बुआई के बाद 2-3 दिन स्प्रे दिए जाते हैं। उचित खाद केवल एक बार देने की आवश्यकता होती है। अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए कम सघन फसल होती है। यह एक ऐसी फसल है जिसे अगर अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाए तो आसानी से इसका उत्पादन अच्छा लिया जा सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फसल की फेर पालट करना अच्छा है। इसकी जड़ों पर गांठें होती है, इसलिए हवा में नाइट्रोजन स्थिर रहती है और फसल के लिए उपलब्ध रहती है। यह मिट्टी में भी जम जाती है।
ऐसी बहुत सी बातों के कारण हमारे महाराष्ट्र में इस फसल का रकबा बढ़ रहा है। यह फसल 700 से 1000 मिलीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में पनपती है। इस फसल के लिए 70% आर्द्रता और 20 से 30% की औसत तापमान की आवश्यकता होती है। इस फसल की दो महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती है। फूल खिलने की अवस्था आमतौर पर इस फसल की किस्म के लिए रहती है। कुछ प्रजातियों में यह 30 से 35 दिनों के बीच होती है और दूसरी यह है कि ये गर्भधारणा का चरण। दूसरी बात यह है कि दाना भरने की अवस्था 50 से 65 दिन के बीच होती है। इससे आने वाली नस्ल 65 से 70 दिनों के बाद होती है। तो ये दो नाजुक अवस्थाएं होती है। जब इन दो नाजुक अवस्थाओं में पानी का दबाव गिर जाता है तो उत्पादन में भारी कमी आती है। तो अगर हम देखें तो जो किसान पारंपरिक रूप से यह लंबे समय से सोयाबीन का उपभोग कर रहे हैं, उन्हें पता है कि जैसे बुल्ढाना जिले में अगर हम देखें तो जैसे घाटी का जो भाग है, बुल्ढाना, चिखली, देऊलगा राजा, सिंदखेड राजा, लोणार, मेहकर, इसके बाद वाशिम, मालेगांव, रिसोड और अन्य जगह, यहाँ के किसानों को देखें तो बहुत ऐसे किसान हैं जिनके पास सिंचाई की व्यवस्था है। बारिश हो रही है, अच्छी तरह से हो रही है, तो भी फूलों की अवस्था में, दाना भरने की अवस्था में, और इन्हें अच्छा उत्पादन मिलता है। देखा जाए तो महाराष्ट्र में हर जगह की तुलना में उत्पादन अच्छा होता है क्योंकि यह पानी की कमी नहीं होने देते। तो हम में से जो लोग सिंचाई प्रणाली रखते हैं, तो जिनके पास भी सिंचन की प्रणाली होती है, क्या होता है जब गर्मियों में या रबी के मौसम में आप मोटर को देखते नहीं, स्टार्टर को नहीं देखते, केबल को नहीं देखते, तो केबल ये देखते नहीं कि केबल जली हुई है, मोटर की क्या हालत है। तो मैं कहूंगा कि बारिश से पहले या बारिश के बाद एक बार जब आप अपने फुटबॉल, सक्शन पाइप, मोटर, स्टार्टर, केबल की जांच कर ले, यह सुनिश्चित करें कि सब ठीक है, मोटर चालू है, इसे चालू रखें। और जब भी आपको थोड़ा भी पानी का दबाव या पानी का अनुमान न हो तो जल्दी से ही आपके पास सिंचन की उपलब्धता है तो वहां पे आप पानी दे। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। इसके बाद सोयाबीन जो पीक है, फसल है, यह मध्यम से भारी मिट्टी में अच्छी तरह से आती है। गीली मिट्टी में भी अच्छी तरह से आती है। पानी जहां से अच्छा झिरता है वहां पे भी अच्छी आती है। हल्की मिट्टी में सोयाबीन की उत्पादन थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर आप सिंचन का प्रबंधन करते हैं, खाद अच्छी तरह डालते हैं, तो हल्की मिट्टी में भी सोयाबीन उगाया जा सकता है। लेकिन कम प्रबंधन से इसका उत्पादन कम होता है। जो जमीनें पानी को रोकती है, जो जमीन चिबाड़ है, सिंचाई वाली जमीन है, लेकिन यहाँ उगने की क्षमता पर असर पड़ता है। इसलिए गीली मिट्टी में सोयाबीन बोते समय एक बीज को सघन बोना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि चूना पत्थर या सफेद मिट्टी में जिंक, आयरन की कमी होती है। जहां कैल्शियम अधिक होता है वहां जिंक फेरस कम होता है। यदि चूना पत्थर या किसी गांव के पास का क्षेत्र जो किले का क्षेत्र है वहां सफेद है, तो इस मिट्टी में सोयाबीन लगाने के 25 दिनों के भीतर जस्त और लोहे की कमी के कारण सोयाबीन पीला पड़ सकता है। फिर ऐसी भूमि में कोई भी फसल ले, यदि आप सोयाबीन पर 20 दिनों के दौरान जिंक EDTA 20 ग्राम, फेरस EDTA 20 ग्राम का छिड़काव करते हैं तो इसकी कमी की पूर्ति की जा सकती है। एक और बात, आपको अपनी चूना पत्थर की मिट्टी और सफेद मिट्टी में कभी भी सिंगल स्पोर फॉस्फेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें पहले से ही कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है और सिंगल स्पोर फॉस्फेट में कैल्शियम होता है, जिससे फसल को फास्फोरस ठीक से उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसी मिट्टी में कोई अन्य खाद जैसे DAP 12, 32, 16, 14, 35, 14 का प्रयोग करें और साथ में गंधक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए चूना पत्थर की मिट्टी में हमें विशेष ध्यान रखना होगा। अब उत्पादन बढ़ाने के लिए पहली चीज जो महत्वपूर्ण है वह है
नस्ल का चुनाव। बाजार में कई किस्में उपलब्ध है। विश्वविद्यालयों की सिफारिश के अनुसार उसमें कुछ संशोधित किस्में हैं। कुछ कंपनियों ने संशोधित किस्में भी निकाली है। अगर आप इन प्रजातियों को ध्यान से देखें तो वे दो प्रकार के होते हैं। एक पेड़ के विकास के आधार पर उसमें भी शाखाएं करने वाली किस्म है, और दूसरी किस्म ऐसा कह सकते हैं कि जो सीधी बढ़ती है। अब शाखाओं वाली किस्मों में जैसे 335, 228, एडीएस 726, फुले संगम या 612 है। मध्यम शाखाओं वाली है वो ऐसी किस्मों में है जिनकी शाखाएं सीधी वृद्धि के बिना होती है, और दूसरी किस्में सीधी वृद्धि वाली होती है। इसका अर्थ यह है कि इसकी कुछ शाखाएं होती है या कोई शाखाएं नहीं होती, केवल एक पेड़, जिसका अर्थ है कि कुछ शाखाएं होती है या कोई शाखाएं नहीं होती है। केवल एक पेड़, एक तना बढ़ता है और तने में फलियां लगती रहती है। एक शाखाओं वाली किस्म में शाखा और तने दोनों पर फलियां होती है, और एक सीधी किस्म में ज्यादा शाखाएं नहीं होती है और तने पर फलियां होती है। तो अगर आप किस्मों को देखें तो ये दो किस्में ही बीज चुनते समय हमने कहा है कि जो किस्में की सिफारिश करता हूं वो विश्वविद्यालय की सिफारिशित है, जो कि भारत के विभिन्न विश्वविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा संशोधित की गई है। यहाँ जो कि सोयाबीन रिसर्च सेंटर द्वारा संशोधित की है, मैं उस नस्ल की सिफारिश करता हूँ। इनमें GS 335 सहित शाखाएं वाली किस्म है, फिर KDS DS 228 है, फिर आपकी KDS 726 और कई अन्य किस्में भी है। इसके बाद वर्टिकल ग्रोइंग किस्मों में और यूनिवर्सिटी वालों किस्मों में 9305, 9560, GS 9305, GS 9560, MUS 162 मुख्य रूप से यांत्रिक कटाई वाली किस्में शामिल है। अब इन सीड्स को अगर आप खरीदते समय इन प्रतिष्ठित कंपनियों के बीजों का चुनाव करें जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो अच्छी तरह से काम करते हैं और जिनकी जेनेटिक प्यूरिटी अच्छी है। मैं आपको सलाह देता हूं कि बूस्टर कंपनी की जो सीड्स है जिनमें बूस्टर 335, 9305, KDS 726, DS 228 सभी किस्में हमारे यहाँ उपलब्ध है। अब इन किस्मों की क्या विशेषताएं होती है? कई किसान भाइयों का सवाल है कि कौन सी किस्म लगाए। मैं आपको किस्मों की विशेषताएं बताऊंगा। कौन सी किस्में लगानी चाहिए, उसके लिए जमीन कैसी चाहिए, उसके लिए उसमें भी आपकी खेती कैसी है, क्या आपके पास सिंचाई की सुविधा है, क्या आपके पास मजदूर समय पर मिलते हैं। इन सभी बातों के आधार पर हमें अपनी किस्मों का चुनाव करना चाहिए। पिछले साल की किस्मों को पूरी तरह से नकारना भी उचित नहीं है, जिन्होंने अच्छी उपज दी थी। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं किसी भी एक किस्म को स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करता या किसी किस्म को खराब भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि पिछली बार एक किसान भाई ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि आप KDS 726 को खराब क्यों कहते हैं। मैंने अभी तक उसे बुरा नहीं कहा है, पर उसके कुछ वैशिष्ट्य आपको पता होने चाहिए, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। जैसे कि 335, सबसे पहले देखना चाहिए कि यह क्या शाखा करता है, क्या यह सीधी है। हाँ, 335 शाखाएं करने वाली किस्म है। इसकी अवधि आमतौर पर 100 दिन होती है। यह एक सहनशील किस्म है, थोड़ा कम या अधिक पानी का तनाव सहन कर सकती है। सबसे लंबे समय तक चलने वाली नस्ल है। लगभग 28 से 29 सालों से यह नस्ल चली आ रही है। भारत में सबसे व्यापक रूप में खेती की जाने वाली नस्ल है। इसमें अभी थोड़ा गुंदोश यह भी है कि ज्यादा समय से चलते आने की वजह से यह अब कुछ कीटों के प्रति यह अधिक संवेदनशील बन गई है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य जातियों में पीड़ित नहीं है, अन्य जातियां भी इससे प्रभावित है। शाखाएं करने वाली दूसरी किस्म DS 228 यह शाखाएं करती है। 335 तुलना में इसका समय थोड़ा ज्यादा है। 105 से 110 दिन का इसका कालावधि है। दानों का आकार बड़ा है और तांबेरा रोग के प्रति सहनशील है। महाराष्ट्र में दक्षिण मराठवाड़ा, लातूर, सोलापुर, उस्मानाबाद आदि जिलों में इस किस्म की खेती होती है। यह तांबेरा रोग के प्रति सहनशील है। उसके बाद KDA 726 फुले संगम, यह भी शाखाएं करने वाली किस्म है। इसका समय अगर देखा जाए तो खरीफ में 115 से 120 दिन ये लेती है और धुपकाले में 140 से 145 दिन ये लेती है। खरीफ में 115 से 120 दिन की जमीन वाले यानी हल्की जमीन रखने वाले किसानों ने अगर इसकी खेती की और देर तक अगर बारिश नहीं हुई तो वह फसल बर्बाद हो जाएगी, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ये लगाओ या मत लगाओ ऐसा नहीं बोलूंगा। फिर इसको अगर आप बागायत में लगाते हो तो इसकी सिफारिश मैं कर सकता हूं, क्योंकि वहां पे सिंचन की व्यवस्था होगी, इसलिए यह बागायती के लिए सिफारिशित है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 2 सालों से मानसून अक्टूबर तक था, लेकिन आमतौर पर 15 सितंबर के बाद बारिश गायब हो गई थी। ऐसे समय में अगर आपने इस प्रजाति को लगाया और सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं हुई तो समस्या हो जाएगी। किसान बागवानी में व्यस्त है या भारी जमीन है, उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन यदि शुष्क मौसम में मिट्टी हल्की है और देर से बारिश न हो तो ऐसे किसानों को ही नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं इस जाति के खिलाफ नहीं हूं। बुस्टर के पास भी 726 है तो मैं इसका विरोध कैसे कर सकता हूं, लेकिन इस जाति को सही किसानों के पास जाना चाहिए। एक और खास बात यह है कि इसकी उत्पादकता अन्य किस्मों से बेहतर है, लेकिन आपको बहुत कम पौधे लगाने पड़ेंगे, यानी 20 किलो से ज्यादा दाने आप उपयोग न करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस किस्म की अगर मैच्योरिटी होने के बाद आपने कटाई देर से की तो इसके दाने या फलियां फूट जाती है। इसका यह गुण दोष है। तो यह उत्पादन में अच्छी है, ये इसका वैशिष्ट्य है। इसके बाद मैं आपको 3 जातियां और बताऊंगा। यह मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय से है। यह ज्यादा प्रचलित नहीं है। इसमें माउस 71 है। इसमें क्या होता है कि अगर मैच्योरिटी के बाद भी 12 से 15 दिन तक यह अगर खेत में खड़ी रही तो भी इसके जो फलियां है वो फूटती नहीं है। उसमें माउस 71 है। इसमें यह कीटों के लिए भी प्रतिकारक है। यह 93 से 100 दिनों में आती है। मध्यम इसकी शाखाएं होती है। दूसरी माउस 158 है। 93 से 98 दिन में इसका समय है। मध्यम शाखाएं है और इसके दाने भी नहीं फूटते और यह उत्पादन में भी बैलेंस्ड है। उसके बाद माउस 612 है। इसका कालावधि 93 से 98 दिन का है। मध्यम शाखाएं है। भिन्न भिन्न हवामान में यह खड़ी रहती है। इसकी भी फलियां 15 से 20 दिन तक नहीं फूटती, पर यह किस्में ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, इसलिए इसकी ज्यादा मांगनी न होने के कारण कुछ कंपनियां
प्राइवेट कंपनियां इसे इसे बनाती नहीं है, और यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पे थोड़ा उसका ध्यान कम है। तो देखिए, अगर मिलता है तो देखिए, नहीं तो ज्यादा इसके पीछे मत पड़िए। बाद में सीधी बढ़ने वाली किस्में हैं, उसमें 3 किस्में हैं। पहली किस्म है 9305, यह सीधी बढ़ने वाली है। 95 दिन का इसका कालावधि है। इसके जो पत्ते हैं वो लंबे रहते हैं। मैंने आपको बताया कि 335, 228, 726 और यह 9305 जो सीधी बढ़ने वाली है, इसके जो पत्ते हैं वो लंबे होते हैं। इसमें 20 से 25% फलियां यह 4 दानों की होती है, और यह कीट और रोगों को थोड़ी सहनशील है। GS 9305 यह किस्म और इसकी जैसे बाजार में कुछ खासगी कंपनियों के और किस्में है। मैं किसी एक कंपनी का नाम नहीं लूंगा, आपको वो बुआई के बाद समझ में आ ही जाएगा। बस नाम बदलने से आपको अधिक पैसा देना पड़ता है, तो यह ऐसा ही चलता है। लेकिन देखिए आपको क्या करना है। फिर JS 9560 तेजी से बढ़ने वाली 82 से 85 दिनों की अवधि यानी जल्दी पकने वाली किस्म है। JS 9560 को हम बहुत जल्दी पकने वाली किस्म कह सकते हैं। यहाँ इसकी सिफारिश की जाती है क्योंकि यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में या हल्की मिट्टी में बहुत जल्दी परिपक्व होती है। और यदि हम इसे क्षैतिज या लंबवत बोते हैं, यह किसानों का अनुभव है कि कुछ किसान लगभग 40 प्रति एकड़ दाने किसान भाई लगाते हैं, तो इसका उत्पादन भी अच्छा आता है। तो फिर इसका गुण दोष क्या है कि जैसे बारिश में अगर यह मिल जाती है, जैसे पिछले साल महाराष्ट्र में लगभग 55-60 बारिश में मिल गई थी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं हुआ था। उसके बाद माउस 162 है जो 100 से 100। इसके अलावा और भी कई किस्में हैं, जैसे कि माउस 81, 1188 और अकोला यूनिवर्सिटी के कुछ किस्में हैं। लेकिन अब इसकी उपलब्धता और लोकप्रियता को देखते हुए मैंने आपको सिर्फ लोकप्रिय किस्मों के बारे में जानकारी दी है। उपज बढ़ाने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बुआई में उचित दूरी रखें। अभी तक हम इस बारे में बहुत गंभीर नहीं है। बुआई के अंतराल के बारे में मैंने आपको ज्यादा विस्तार से जानकारी नहीं दी है। लेकिन अगर हम यह देखें कि पिछले 2-3 वर्षों में हमने खेती में क्या किया और किसानों के प्रयोग या कुछ प्रगतिशील किसानों प्रयोग करते रहते हैं, तो बुआई में 2 पंक्तियों के बीच की दूरी सही रखना आवश्यक है। वैरायटी के लिए तो जाने दीजिए, लेकिन जैसे उड़द हो, मूंग या सोयाबीन हो, चना हो, इसका सभी आप जो टिफन एक जैसा होता है। आप बुआई मशीन की तरफ देखें तो इन सभी में 2 पंक्तियों के बीच की दूरी समान होती है। इसमें हम कुछ बदलाव करने होंगे। सोयाबीन में किस्म के अनुसार 2 कतारों को अलग अलग रखने पर निश्चित रूप से उपज में वृद्धि देखने को मिलती है। तो अब 2 प्रकार की किस्मों में मैंने आपको पहले बताई थी, जो शाखाएं वाली किस्म है। ये किस्में 335, 228, 726 या 612 किस्म की शाखाएं करने वाली किस्में हैं। यानी 2 कतारों के बीच की दूरी कम होगी तो ज्यादातर किसान 15 से 18 इंच के फासले पर बुआई करते हैं। अब मान
लेते हैं कि मिट्टी अच्छी है और आप इस वैरायटी को 15 या 18 इंच में लगाते हैं और अच्छी मिट्टी होती है तो यह बढ़ती भी है। अगर यह बहुत शाखाएं में बढ़ जाएगी तो क्या होगा, और इसमें भी वर्षा अगर अच्छी हुई और देर तक चली तो फिर उसे नाइट्रोजन भी मिलता है, वह और भी अधिक बढ़ती है, इतनी बढ़ती है कि वो घनी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, फूल गिर सकते हैं, रोग बढ़ सकते हैं, रस चूसने वाली कीट भी बढ़ सकती है, इसलिए उत्पादन इसमें कम हो जाता है। इसलिए शाखाओं वाली किस्मों के बीच 2 पंक्तियों की दूरी ज्यादा रखें। उसको आप अपनी मिट्टी के अनुसार रखें। जिस हिसाब से जमीन है, जैसे हमारी जमीन कैसी है, मध्यम है, मध्यम हल्की है, मध्यम भारी है, इस अनुसार इस शाखाएं करने वाली जाति में 2 पंक्तियों की बीच की दूरी हम बढ़ा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी मिट्टी मध्यम से मध्यम भारी है तो आप इस दूरी को 2 पंक्तियों के बीच बढ़ा सकते हैं। फिर आप इन्हें 18 इंच के बजाय 20 से 24 इंच की जगह दे सकते हैं, क्योंकि मिट्टी भारी है, मिट्टी भारी हो जाती है तो 24 इंच यानी 12 फीट तक भारी मिट्टी होने के कारण 2 कतारों के बीच की दूरी आप ऐसे रख सकते हैं। अगर मिट्टी बहुत भारी है और बहुत उपजाऊ है तो आप इन 2 रेखाओं के बीच की दूरी और बढ़ा सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको ब्रांचिंग करने वाले सीड्स के बारे में बताया, उसी तरह जो वर्टिकल ग्रोइंग किस्में हैं उसमें आप 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ और आड़े और सीधे बढ़ने वाले किस्मों में 40 किलोग्राम बीज बोने पर आपको वह लाभ होता है। उसे आप अगर घना बोते हो या 2 पंक्तियों के बीच की दूरी आप कम करते हो तो छाया भी जल्दी पड़ जाती है, उससे खरपतवार का व्यवस्थापन हो जाता है। तो इस पद्धति से 2 रेखाओं के बीच की दूरी जाति के अनुसार आप निर्धारण कर सकते हैं। इसके बाद उपज बढ़ाने के लिए जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है वह है बीजोपचार। बीज प्रसंस्करण या बीजोपचार, जिसे मैं टीकाकरण कहता हूं, उसे मैं बीज टीकाकरण भी कहता हूं। जैसे हम एक छोटे बच्चों को टीका लगाते हैं, उसी तरह बीजों को हम भविष्य के कुछ बीमारियां या रोगों से बचाने के लिए कम उम्र में ही उसका टीकाकरण करना चाहिए। इससे भविष्य में आने वाली कीट रोग से उसे प्रदान होती है। इसे हम कवकनाशी, कीटकनाशी और जीवाणुओं से उपचारित करते हैं। यह पोषक तत्व और अन्य कई आवश्यक बातें इससे पौधे को प्रदान होती है। इसीलिए बीजोपचार महत्वपूर्ण है। इसका क्रम यह है कि पहले बीजों पर कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद कीटकनाशक का छिड़काव करते हैं। कवकनाशी और कीटकनाशी का प्रयोग करने के बाद आप 8 से 15 दिन तक बीजों को रख सकते हैं। लेकिन यदि जीवाणु खाद का प्रयोग करना है तो इसे बुआई के दिन प्रातःकाल बीजों को लगाना चाहिए। तो कौन से फंगल डिसीज से बचाव पौधे का करना पड़ता है? इसमें कॉलर राट है, जड़ों का सड़ना है, तने का सड़ना है, ऐसे कोई फंगल डिसीज है जिससे पौधे को नुकसान होता है। यह बीजों द्वारा पौधों में आता है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। को रोकने के लिए रासायनिक फफूंदनाशक जो सस्ते में और अति उत्तम है वह है थायरम। अब यह जो थायरम है वो बैग में डाला जाता है
आप यह बैग जो परचेस करते हैं उसमें वो थायरम होता है, पर बहुत से जो किसान भाई है वह उस थायरम की बैग को फेंक देते हैं। वैसा मत कीजिए। वो थायरम आपके लिए है, वो उसे आपको बीजों को लगाना है। तो अब क्या हो रहा है कि बहुत से किसान भाई इसे इस्तेमाल नहीं करते, तो उसकी क्वालिटी भी अभी पता नहीं कैसी है। लेकिन हम जो बूस्टर की बैग में जो थायरम देते हैं वह अच्छी गुणवत्ता का है। अगर आपको इस पे शंका है, और जो बाजार में जो थायरम मिलता है, आप जो घर के बीजों के लिए, तो उसमें बाजार में जो मिलता है उसका नाम विटावैक्स है। यह अच्छा बुरशीनाशक है, वो आप लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा महंगी जो फफूंदनाशक है वह लगाने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती। वह खर्चा आप कम करें तो अच्छा है। सेविंग इज अर्निंग ऐसा कहते हैं, तो आप जितना पैसा बचाओगे उतना ही आपको लाभ मिलता है। इसलिए आप थायरम या विटावैक्स फफूंदनाशक पहले लगाए। इसे हम सूखी बीज प्रक्रिया कहते हैं। इससे जो कवक है वह खत्म हो जाता है। फिर आता है कीटकनाशक का बीज उपचार। अब कीटकनाशक बीज उपचार क्यों? पहला कारण यह है कि सोयाबीन के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े दुश्मन स्टेम बोरर और चक्री भूंगा। तो स्टेम बोरर और ये चक्री भूंगा क्या करते हैं? यह स्टेम में ही, यानी पौधे के तने में ही उसका जीवन क्रम जो है वो पूरा होता है। यह स्टेम को अंदर से खोखला कर देता है। किसान भाइयों को ऊपर से तो कुछ दिखता नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि पेड़ तो अच्छा दिख रहा है और उसको फूल भी लग रहे हैं, फलियां भी लग रही है। लेकिन अगर स्टेम बोरर का अटैक है तो फलियों में दाना भरता नहीं है, फलियां सड़ी हुई मिलती है। अगर दाना भर भी जाए तो वह बारीक रहता है। पौधे का जो टोक या उसे हम अपेक्स कहते हैं वह सूख जाता है। कुछ में दाना भरता है तो कुछ में नहीं भरता है। इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है। भाई सोचते हैं कि सब कुछ तो अच्छा हुआ था, फिर अब क्या हुआ, उत्पादन क्यों कम आया? ऐसा इसलिए है कि स्टेम बोरर से वह स्टेम अंदर से खोखला हो जाता है, जो तुम्हें दिखता नहीं है। अब अगर स्टेम बोरर का जो लाइफ साइकिल है वह अगर हम देखें तो उसकी जो कैटरपिलर है, जिसे हम व्हाइट फ्लाई कहते हैं, तो बुआई के बाद जब तीसरा पत्ता सोयाबीन पर आता है, यानी 15 दिनों के भीतर, तो वो तीसरे पन्नों के नसों में यह जो पतंग है वह अपने अंडे वहां पे छोड़ देता है। इन अंडों से 1-2 दिन के बाद इल्ली निकलती है और यह इल्ली पत्तों के नसों से होकर स्टेम में जाती है और स्टेम को खोखला बनाती है। ऐसे 3 से 4 पीढ़ियां इसके सोयाबीन पर आ सकती है। इसकी शुरुआत 15वें दिन में होती है और चक्री भूंगा की शुरुआत जो है वह साधारणतः 30 दिनों के दरमियान होती है। तो इसे रोका कैसे जाए? तो इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो बीज प्रक्रिया है। तो बीज प्रक्रिया कैसे करते हैं? तो बीज प्रक्रिया के लिए रिहांश का उपयोग करना चाहिए। 4 मिली रिहांश प्लस 4 मिली पानी। ऐसा 1 किलो बीज को आप
लगाए। तो रिहांशी क्यों? इसमें थाइमेथोक्साम है। आपको बाजार में अन्य उत्पादन भी मिल जाते हैं जिसमें थाइमेथोक्साम है, पर रिहांशी क्यों? तो हमने इसे जानबूझकर बीज उपचार के लिए इसे गाढ़ा बनाया है। इसमें जो चिपचिपाहट है उसमें बढ़ोतरी हुई है। इसका रंग भी हमने बदल दिया है। इसीलिए हम बीज संस्करण को रिहांश की सिफारिश करते हैं। तलाशने पर भी आपको रिहांश अगर बाजार में नहीं मिलता है तो दूसरी अच्छी क्वालिटी का थाइमेथोक्साम आप ले सकते हैं। पिछले साल हमने 3 मिली रिहांश की सिफारिश की थी, या इस साल 4 मिली की सिफारिश हमने की है। सरकार या कृषि विभाग की जो सिफारिश है वो 10 मिली प्रति किलो है, लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार 10 मिली प्रति किलो सोयाबीन में बहुत अधिक वृद्धि देता है। सोयाबीन में वह वेल की तरह वह बढ़ती रहती है और इसके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। लंबे समय तक कृमि नियंत्रित रहती है, लेकिन दुष्प्रभाव भी उसका बहुत बढ़ जाता है। इसलिए 4 मिली से हमें थोड़े बेहतर परिणाम मिले हैं। तो इसमें 4 मिली रिहांश और 4 मिली पानी का साथ में छिड़काव करना पड़ेगा। इसे पूरी तरह से डालना चाहिए। कुछ किसान सिर्फ पानी डालते हैं और तुरंत उसे छिड़काव कर देते हैं, ऐसा मत कीजिए। इसे अच्छी तरह से छिड़के अपने हाथ पर एक प्लास्टिक का दस्ताना रखें और इसे समान रूप से डालें, जैसे कि यह हर जगह गिर जाए। फिर इसे धीरे धीरे से रगड़े, ज्यादा जोर से न रगड़े। कुछ किसान भाई इसे जोर से रगड़ देते हैं तो उसकी अंकुरण शक्ति निकल जाती है। इसलिए बीज संस्करण हल्के हाथों से सभी जगह इसे अच्छी तरह से डालें। इसे एक गोने पे ले और धीरे से बीज प्रक्रिया करें। उसे सूखने दे या छांव में रखे। बीज प्रक्रिया आप 8-10 दिन 15 दिन तक करके भी आप रख सकते हो। और फिर जब आपको बोना है तो इसे बो दे और फिर बीज को इस तरह से प्रोसेस करें। बीज उपचार करने से स्टेम बोरर जो है वो पहले से 20-25 दिनों के लिए यह नियंत्रित होता है। इसलिए आपको 15वें दिन एक स्प्रे लेना है, उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन रिहांश की जो बीज उपचार है, इसका दूसरा फायदा यह भी है कि अंकुरण के बाद पौधे की जोरदार वृद्धि होती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा तत्व है जो रूट सिस्टम को भी अच्छा कर देता है। दूसरी बात यह है कि जो रस चूसने वाली कीट प्रारंभ में जो आती है वह भी लगभग 25 दिनों तक नियंत्रित रहती है। तीसरी बात, जो स्टेम बोरर है और चक्री भूंगा है, उसका उत्कृष्ट नियंत्रण हमें मिलता है। मिट्टी में मौजूद कुछ उपद्रवी कीट जो है उसका भी हमें रिहांश से नियंत्रण मिलता है। इसमें ज्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें। तो पहले आप थायरम लगाए, उसके बाद रिहांश लगाए, और तीसरी बीज उपचार आप अगर करना चाहते हैं तो जीवाणु का बीज उपचार करें। जीवाणु खाद में राइजोबियम एक है। इसके लिए अलग अलग तरह के राइजोबियम आपको मिलते हैं। यानी सोयाबीन का जो राइजोबियम है वो अलग है, तुअर का अलग है, चने के लिए अलग है। तो सोयाबीन का जो राइजोबियम है वो आप 10 से 15 प्रति किलो इस तरीके से आप उसे लगा सकते हैं। या पीएसपी
फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया या फॉस्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया, तो आप इसे 15 ग्राम पीएसबी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बैक्टीरिया का उपयोग कब करना चाहिए? बुआई के दिन सुबह, आप इसे पहले नहीं लगा सकते। इसे आप सुबह राइजोबियम या पीएसबी लगा दें। तो यह हो गई बीज संस्करण की प्रक्रिया। अब बुआई करते समय क्या सावधानी बरते? जब तक लगभग 75 से 100 मिलीमीटर बारिश न हो तब तक बुआई न करें। जब तक अच्छी तरह जमीन ठंडी न हो जाए तब तक बुआई न करें। अब क्या हो रहा है, बहुत से किसान भाई रोटावेटर का उपयोग करते हैं। रोटावेटर से क्या होता है, जो जमीन है वो सिर्फ 3 से 4 इंच ही ढीली पड़ जाती है और नीचे वैसे ही जमीन कड़क रहती है। थोड़ी भी अगर बारिश गिरती है यानी 20-25 मिलीमीटर, तो उस खेत से पानी बहने लगता है। तो पर फिर से क्या होता है कि जमीन जो नीचे पानी अच्छे से रिझा नहीं होता है, तो वह जमीन नीचे ही वैसी रह जाती है। खेत जोतते थे तो बारिश गिरने के बाद वहां पे अच्छे से पानी झिर जाता था, मिट्टी अच्छी गीली रहती थी और बाद में हम उस पर बो देते थे। पर अभी क्या हो रहा है, मजदूरों की दिक्कत आती है, बैलों की दिक्कत आती है। इस सभी बातों की वजह से हम मशीनीकरण पे ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। 2 साल पहले आपके बीजों की जो अंकुरन की शिकायत आई थी, वह मुख्य रूप से मिट्टी के ठंडा न होने के कारण हुई थी। जमीन को अच्छी तरह से ठंडा होने दे, गहराई तक नमी को जाने दे, क्योंकि जमीन अगर ठंडी नहीं हुई, गहरी नमी नहीं हुई, नीचे गर्म भाप ही चल रही है, तो बीजों का अंकुरन नहीं होगा। नमी और अंकुरन की जो शक्ति है वह 90 से 99% इसके लिए जवाबदार है। आप कितने गिले में बुआई करते हैं, आप बुआई कैसे करते हैं, या बोने के बाद जल्दी भारी बारिश हुई है क्या, यह बात और कितनी बुआई आपने की है, तो का 90% अंकुरन इन 2 बातों पर निर्भर करता है। ज्यादा गहरे पे बुआई ना करें। अब क्या हो रहा है कि आप ट्रैक्टर से बुआई करते हैं, तो कुछ लोग रात को ही बुआई कर देते हैं। मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं कि रात को बुआई कर रहे हैं। पर अभी क्या हो रहा है कि ट्रैक्टर की कमतरता की वजह से रात को कुछ किसान भाई बुआई कर देते हैं। फिर वह जो सीड है वह कितना नीचे गया है, कैसे बुआई कर रहे हैं, अच्छे से बुआई कर रहे हैं कि नहीं, यह सब चीजों का ध्यान आपने रखना चाहिए। सीड्स आप जो लाते हैं उसकी हैंडलिंग अच्छे से करें। सोयाबीन के ऊपर के जो आवरण रहता है वो बहुत ही नाजुक रहता है, तो हैंडलिंग अच्छी करें। उसे क्या होता है कि आप अच्छा सीड लाते हो, पर हैंडलिंग अच्छी तरह से न करने की वजह से भी अंकुरन होता नहीं है और आपको उत्पादन मिलता नहीं है। अंकुरन शक्ति की जांच करें और बाद में बुआई करें। सोयाबीन की उपज बढ़ाने के लिए और एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो है बीबीएफ पद्धति से बुआई करना। बीबीएफ यानी ब्रॉड बेड फरो, सरी वरंबा पद्धति, यानी आमतौर पर चौथी या 5वीं जो नाली है वहां पे बुआई न करे, वह वैसे ही खाली रखे। वहां पे गहरी नाली आपको करनी है।
वह नालियां गहरी हो गई तो स्वचालित रूप से वह वहां पे ऊंचाई आ जाएगी जहां आपको बोना है। तो नाली अगर आप समझो पांचवे पांचवे इस पे आप नाली करते हो तो जो चार चार कैरियर जो है वह ऑटोमेटिकली आप उस पे वो बेड पे आ जाएगी। इसे कहते हैं ब्रॉड बेड फरो। यह जो उत्पादन की जो पद्धति है उसमें आपका उत्पादन 20% तक बढ़ सकता है। इसके और भी फायदे हैं। अब यह बीबीएफ पद्धति से आप यह कर सकते हो। तो अभी बीबीएफ पद्धति से क्या फायदा होता है? तो इससे क्या होता है कि ज्यादा अगर बारिश हुई तो क्यारियों के बीच में से पानी निकल जाएगा और जो पौधा है वह बेड पे वह वहां पे पानी ज्यादा ज्यादा नहीं रहेगा तो वो सूख जाएगा। तो इससे क्या होता है कि पौधा जो है वो पानी में सड़ता नहीं है। दूसरा फायदा यह है कि अगर मान लीजिए बारिश में थोड़ा खंड ब्रेक हो गया तो बेड में जो नमी है उससे पेड़ों को आधार मिल जाता है। तीसरी बात यह है कि आप यहाँ पे पांचवी पंक्ति जो है वो आप छोड़ देते हो तो बहुत से किसान भाइयों को ऐसा लगता है कि वो पांचवी जो कैरी है वो खुला छोड़ने से पेड़ों की संख्या में कमी आएगी और उत्पादन भी कम आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इससे उल्टा आपके उत्पादन में वृद्धि होती है। इसका क्या कारण है? तो आप जो खुली छोड़ी हुई जो जगह है उसके दोनों ही साइड से आपको पौधों को भरपूर हवा मिलती है, ज्यादा धूप मिलती है और वहां पे फलियां ज्यादा लगती है। इसलिए आप जो लाइन है वो जो खुली रखते हो तो उसके दोनों ही साइड से आपको दुगनी फलियां लगती है। दुगनी फलियां यानी आपके उत्पादन में 20% की बढ़ोतरी मान लीजिए। और एक फायदा ऐसा है कि आप पांचवी लाइन जो खुली छोड़ते हैं तो आपको 20% सीड्स भी आपको कम लगते हैं। और एक फायदा ऐसा भी है कि वो लाइन खुला छोड़ने की वजह से मजदूर भाई भी उसमें छिड़काव कर सकते हैं। सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर पाइप वहां भी आप लगा सकते हैं। यह सभी फायदे बीबीएफ पद्धति में आपको मिल जाते हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए अगली महत्वपूर्ण बात है खाद प्रबंधन। सोयाबीन यह फसल एक ऐसी फसल है जिनके जड़ों में गांठें होती है, यानी यह हवा से नाइट्रोजन को सोख कर वह पौधों में बांट देता है और बचा हुआ वह जमीन में छोड़ देता है। इसीलिए जो किसान हर साल सोयाबीन, चना ऐसे पीक लेते हैं उनकी जमीनों में नाइट्रोजन भरपूर मिलता है। आप कौन सा भी खाद अगर सोयाबीन या चने को देते भी नहीं हो तो भी आपकी छाती तक या कमर के ऊपर सोयाबीन या चना आ जाता है। इसका कारण मुख्य रूप से कारण यह है कि वहां पे नत्र यानी नाइट्रोजन जो है वह स्थिर हुआ होता है। सोयाबीन को सिर्फ पोटैश और फास्फोरस की जरूरत होती है। उर्वरकों की जो सिफारिश की जाती है वह आपके जमीन में उपलब्ध जो पोषक तत्व है उसके अनुसार सिफारिश की जाती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको मिट्टी का परीक्षण करवाना जरूरी है। इसके लिए आपके पास अगर समय नहीं है तो आपके जमीन में नत्र है या नहीं यह कैसे पहचाने? तो जिस भी जमीन में पौधों की
जो बढ़ोतरी है या ग्रोथ है वह जोर से हो रही है, जल्दी जल्दी हो रही है, तो उस जमीन में नत्र या नाइट्रोजन ज्यादा है। और जिस भी जमीन में पौधों की जिस भी जमीन में नाइट्रोजन ज्यादा है या पौधों की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसे जमीनों में आप सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग 2 से 3 बैग प्रति एकड़ या अगर मिला तो पोटैश आधी बैग या 15 से 20 किलो पोटैश 2 से 3 बैग सुपर फॉस्फेट 8 से 15 दिन पहले खेतों में फेंक दे। यहाँ पे आपको अन्य कोई खाद लेने की जरूरत नहीं है। सुपर फॉस्फेट में सल्फर रहता है, इसीलिए सुपर फॉस्फेट के साथ सल्फर देने की जरूरी नहीं। तो ज्यादा वृद्धि होने वाले जमीनों में सिर्फ सिंगल सुपर फॉस्फेट 2 से 3 बैग प्रति एकड़ बुआई के 8 से 15 दिन पहले या बुआई के वक्त डाल दे और उसमें थोड़ा सा पोटैश, तो यह काफी है। और जहां कम वृद्धि है यानी नाइट्रोजन कम है, तो वहां पे आप अगर यूरिया देते हो तो चल जाता है, लेकिन यूरिया देने के बाद वह 72 घंटों में वह हवा में घुल जाता है। इसीलिए नाइट्रोजन जो है वह खतों के साथ धीरे धीरे देना चाहिए। तो यह नाइट्रोजन देने वाले कौन से खाद है? उसमें 20-20-0-13 या 24-24-08 यह है। ऐसे उर्वरक कम वृद्धि होने वाले जमीनों में बुआई के साथ आप दे सकते हो, और अगर मिला तो थोड़ा उसमें पोटाश भी डाल दे। इसमें 20-20-0-13 में 13% सल्फर है और 24-24-08 में 8% सल्फर है। इसमें भी सल्फर देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जिस जमीनों में वृद्धि मध्यम है, ऐसे जमीनों में बुआई करते समय आप डीएपी दे सकते हो। 12-32-16 भी दे सकते हो, 14-35-14 या 10-26-26, इनमें से कोई भी एक बुआई के साथ आप दे सकते हो। मात्र ये जो उर्वरक मैंने बताए आपको, डीएपी 12-32-16 या 14-25-14 या 10-26-26, इन खतों में सल्फर नहीं है। त्यामुळे इसीलिए आपको यह उर्वरक अगर देने हो तो इसमें आप सल्फर का उपयोग जरूर करें, क्योंकि सोयाबीन यह सल्फर लविंग क्रॉप है। अन्य पिकों की तुलना में जमीन में का जो सल्फर है उसको अपटेक करने की या शोषित करने की जो प्रमाण है वह ज्यादा है। इसीलिए इन उर्वरकों के साथ आप 2 किलो प्रति एकड़ सल्फर WDG यानी सल्फा बूस्ट जो बूस्टर का उत्पादन है, या कोई भी अन्य कंपनी का सल्फर WDG एकड़ी 2 किलो उर्वरकों के साथ मिक्स करके दे। यह खत अगर आप दे रहे हो तो सल्फर WDG 2 किलो प्रति एकड़ आप अवश्य दे, नहीं तो
जो ग्रैन्युअल फॉर्म में सल्फर आता है वह भी आप दे सकते हो। जमीनों में अगर सल्फर की कमतरता है और आप यह उर्वरक देते हो तो वह पौधे को मिलता नहीं है। इसीलिए सुपर फॉस्फेट अगर आप यूज करते हो तो उसमें सल्फर है, तो फिर सल्फर उसमें फिर ज्यादा देने की जरूरी नहीं है। 20-20-0-13 या 24-24-08 में सल्फर है तो उसमें भी आप अलग से सल्फर ना दे। लेकिन डीएपी 12-32-16, 14-35-14 या 10-26-26 या इतर कौन सा भी आप ग्रेड यूज करते हो जिसमें सल्फर नहीं है, ऐसे उर्वरकों के साथ 2 किलो सल्फर WG यानी सल्फाबुश या ग्रैन्युलर फॉर्म में सल्फर 5 से 10 किलो आप अवश्य दें। इसके साथ ही आपके जमीन में जो स्फुरद जो है वह कितना है, तो यह स्फुरद और वो कितना मिलता है पौधों को, और उसमें से भी वो 30 से 40% वह बह जाता है या जमीन में फिक्स हो जाता है। तो 12-32-16 अगर आप यूज करते हो तो उसमें से 32% सिर्फ पौधों को मिलता है और बाकी का जमीन में फिक्स हो जाता है, यह आपको पता भी नहीं चलता। तो बड़े पैमाने पे यह जो स्फुरद है वो यह जमीन में फिक्स हो जाता है, वो भी जो वह न भूलता नहीं है जमीन में। यह जो स्फुरद है यह पौधों को मिलने के लिए जीवाणु की आवश्यकता होती है, और इस जीवाणु का नाम है फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, इसे पीएसबी भी कहते हैं, फॉस्फोरस घुलनशील जीवाणु बैक्टीरिया। बूस्टर कंपनी का पी बूस्ट नाम से यह बाजार में मिलता है, या अन्य कोई भी कंपनी जिसमें फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया आप ले सकते हो। आप यह 2 किलो या 1 से 2 किलो प्रति एकड़, वह तुअर के लिए हो, कपास के लिए हो, हल्दी, अदरक, गन्ना, कौन सा भी पीक या फसल हो, उसमें आप 1 से 2 किलो प्रति एकड़ या जो पी बूस्ट है वह आप यूज कर सकते हो। इसकी जो प्राइस है वह 150 रुपए है। यह सिर्फ 1 किलो 150 रुपए में आपको मिल जाएगा। यह काफी सस्ता है। हमने इसे जानबूझकर किसान भाइयों के लिए उन्होंने वो यूज करना चाहिए, इसके लिए हमने उसको सस्ता बनाया है। तो आप 1 से 2 किलो प्रति एकड़ पी बूस्ट आप यूज कर सकते हो। इसे आप गोबर खाद में मिक्स करके भी दे सकते हो, किंवा मिट्टी में मिक्स करके बुआई होने के बाद भी आप यह दे सकते हो। इसे आप ड्रेंचिंग में भी यूज कर सकते हो। इसे आप रासायनिक उर्वरक में भी मिक्स करके दे सकते हो। इतर अन्य कोई भी जीवाणु उर्वरक जो है यह रासायनिक उर्वरक में मिक्स करने की सलाह नहीं है, पर पी बूस्ट या केलिफ जो है वो आप इसे मिक्स कर सकते हो। इसका कारण यह है कि यह स्पोर फॉर्म में है। यह जमीन में अगर नमी नहीं न हो और उसको नमी अगर मिलती है तो ही यह बैक्टीरिया बाहर आ जाते हैं। इसका अच्छा परिणाम आप यह गोबर खाद में मिक्स करके रखे और बाद में दे, या मिट्टी में मिक्स करके दे तो भी चल जाता है। इसका आपको अच्छा फायदा मिलेगा।
वैसा ही आपके जमीन में पोटैश जो है वो भरपूर प्रमाण में है। आप अगर सॉइल का एनालिसिस करते हो, सैंपल देखते हो, तो महाराष्ट्र के सभी जमीनों में पोटैश की बहुत ज्यादा प्रमाण है। फिर भी हम म्यूरेट ऑफ पोटैश जमीनों में क्यों डालते हैं? जमीन में तो पोटैश है, पर वह मोबिलाइज नहीं है, वह स्थायी स्वरूप से जमीन में उपलब्ध है, जो फसलों के जड़े ले नहीं सकते। उसके लिए वह मोबिलाइज टाइप में चाहिए। उसे मोबिलाइज करने के लिए बैक्टीरिया का नाम है पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, KMB। बूस्टर में KMB का एक उत्पादन है जिसे हम केलिप भी कहते हैं। तो यह केलिप पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है। वह आप 1 से 2 किलो प्रति एकड़ हर एक फसल को आप यूज कर सकते हो। उसका भी आपको अच्छा फायदा मिलता है। तो इसे आप गोबर खाद में मिलाने से बहुत ज्यादा उसका आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद आता है फसलों के बीच अंतर मशागत, यानी इंटर क्रॉप कल्टीवेशन। सोयाबीन को जो है वो आप जुताई के 1 से 2 फेर आपको देने चाहिए। पहली जुताई आप 15 से 20 दिनों बाद करें, 30 दिनों बाद दूसरी करें। मात्र फूलों के लगने के बाद आप उसमें जुताई ना करें। इससे क्या होगा, अगर आप उसमें जुताई करते हो तो फूलों का झड़ना उसमें संभव है। ये क्या है, अगर ये जुताई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आप योग्य खरपतवार नाशक का उपयोग करते हो और खरपतवार का नियंत्रण अगर आप अच्छी तरह से करते हो तो जुताई की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरी है। अब इसके बाद है रासायनिक खरपतवार नाशक का उपयोग। खरपतवार नाशक में बड़े जो किसान भाई कहते हैं कि इसमें रिजल्ट नहीं आता है। तो रिजल्ट ना आने का कारण क्या है? इसमें कुछ ऐसा है कि कुछ जो आपकी जो पद्धति है वो गलत है। एक गलत तरीके से इसका खरपतवार नाशक का उपयोग करने की वजह से जो कीटों की प्रतिकार शक्ति है वह बढ़ गई है। वैसे ही तनों की जो प्रतिकार शक्ति है वो भी बढ़ गई है। इसका छिड़काव कौन से पद्धति से करना चाहिए के लिए मैं कहता हूं कि आप जो तणनाशक है या खरपतवार नाशक भी कहते हैं, तो इसका आप चयन अच्छे से करें। इसका प्रति एकड़ प्रमाण सही रखें। यह सही एकड़ प्रमाण जो है वो यह अच्छे से यूज करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मिट्टी में उचित नमी होने के बाद ही खरपतवार नाशक का उपयोग करना चाहिए। कम नमी में अगर इसका छिड़काव करते हैं तो इसका रिजल्ट आता नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी का उपयोग अवश्य करें। प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर कम से कम 10 पंपों में यह गिरना चाहिए। पंपों का चयन करते समय चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पेट्रोल पंप या इतर जो पंप रहते हैं उसकी बजाय नैपसैक जो पंप है या बैटरी पे चलने वाला पंप, जो कोई भी पंप 150 से 200 लीटर वह जमीन में गिरना चाहिए। इस तरह योग्य उचित छिड़काव करने से खरपतवार नाशक का रिजल्ट आपको मिल जाता है। उसमें भी आप
पंपों में फ्रंट जेट नोजल का यूज करें। इसमें दो प्रकार के खरपतवार या हर्बिसाइड्स मिलते हैं। इसमें पहला है प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड। इसमें हर्बिसाइड्स की ग्रोथ होने से पहले इस खरपतवार का उपयोग करते हैं। उसमें पेंडामेथिलिन है और दूसरा स्ट्रॉन्ग आर्म है या मार्क है। यह प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड जो है यह बोने के तुरंत बाद ही उसके पीछे पीछे ही आप छिड़काव ले सकते हैं या दूसरे दिन या तीसरे दिन इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसका छिड़काव चौथे दिन करना सिफारिश नहीं है। इसमें भी सही नमी होनी चाहिए। 150 से 200 लीटर पानी यूज होना चाहिए। यह है प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड। अब जो आता है वह है पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड, यानी खरपतवार आने के बाद या सोयाबीन भी अगर आ जाता है उसके बाद 15 से 20 दिनों के बीच इसका छिड़काव करना चाहिए। बुआई के बाद 15 से 25 दिनों के दौरान अच्छी नमी होने के बाद 150 से 200 लीटर पानी में यह छिड़काव करें। इसमें इमिज़ाथैपर यानी परशूट इत्यादि बाजार में मिल जाते हैं। उसमें ओडिसी 40 ग्राम प्रति एकड़ है, शाकेद है 800 मिली प्रति एकड़। यह सब आप यूज कर सकते हो। घास वर्गीय हर्बिसाइड्स में टर्गा सुपर, विम सुपर और एजिल 300 मिली प्रति एकड़ ऐसे विविध हर्बिसाइड आपको मिल जाते हैं। मात्र हर्बिसाइड का छिड़काव करते समय आपको बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। उसके बाद उड़ीद हो गया, मूंग या आपकी सोयाबीन में अगर तुअर है तो मैंने जो आपको यह डोज बताए हैं उसमें 20% कम करके आप इसमें छिड़काव कर सकते हो। इसके बाद आता है पानी का प्रबंधन। फूलों के भरने की अवस्था में या दाना भरने की अवस्था में पानी का जो तान है वह नहीं पड़ना चाहिए। आपके पास सिंचन की व्यवस्था है, कुआं है या बोर है तो आप इसे तान पड़ने से पहले ही पानी दे। अब आगे आती है फसल के लिए संरक्षक छिड़काव व्यवस्थापन। इसमें स्टेम बोरर और चक्री भूंगा यह बहुत ही घातक कीड़ है। इसमें मैंने पहले आपको बताया है कि स्टेम बोरर का कैसा लाइफ साइकिल है। सोयाबीन को जो तीसरा पत्ता आता है उसके बाद ही इसका अटैक चालू हो जाता है। बाद में फिर स्टेम बोरर आती है। आपको ऊपर से दिखता नहीं है लेकिन अंदर से वो तने को खोखला कर देती है और फिर उसमें जो भूंगा है वो उड़ जाता है और उसमें वो फिर से अंडी डाल देता है और फिर से यह लाइफ साइकिल चालू रहता है। चक्री भूंगा है जो आमतौर पे 30 दिनों के बाद आता है। तो देखा जाए तो इसके 2 से 3 पीढ़ियां आ जाती है, लेकिन अगर शुरुआत में ही इसका अगर आप कंट्रोल करते हो तो इसका पहले कंट्रोल अच्छा हो जाता है। इस पे आपको बारीकी से ध्यान रखने की जरूरी है। आप एक बार यानी हर बार जब आप जो खेत में जाते हो तो सप्ताह में एक बार अलग अलग जगह के 20-21 पौधे आप उसको फाड़कर उसका निरीक्षण करें। उस पौधे को
सीधा काट दे और उस स्टेम को 2 भागों में बांट दे और इस 20 वृक्षों में से, पौधों में से 2 या 2 से ज्यादा पौधों में अगर आपको यह स्टेम बोरर या उसकी जो विष्ठा रहती है वो आपको अगर मिलती है तो उसमें जो स्टेम बोरर है, जो उसमें पहला आपने जो उपचार बताया है वो है बीज प्रक्रिया। इसके लिए अपने को पहली जो इसकी पीढ़ी है वह कंट्रोल करनी चाहिए। पहली पीढ़ी की जो शुरुआत होती है वह 15 दिन के बाद होती है। इसीलिए 15 से 20 दिनों के दौरान आपको बीज प्रक्रिया अगर भी आपने की हुई है तो भी रेज, यह कीटकनाशक का फवारा आपको वहां पे लेना है। रेज में थाइमिडोग्राम प्लस लैमिनर साइलोथ्रीन है। यह सस्ता और बहुत ही उपयोगी कीटनाशक है। तो 15 मिली रेज एक पंप को आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपकी पहली पीढ़ी कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि पहली पीढ़ी में अगर एक इल्ली भी अगर बच जाती है तो उसकी 100 इल्लियां तैयार हो जाती, क्योंकि इसमें से पहली पीढ़ी में अगर एक इल्ली भी अगर बच जाती है तो वो एक इल्ली से 100 इल्लियां तैयार होती है और वह दूसरे और तीसरी पीढ़ी में चली जाती है। इसीलिए आपको रेज का छिड़काव 15 से 20 दिनों के दरमियान करना चाहिए। सबने बीज संस्करण किया और यह फवारा लिया तो इसका जो अटैक है वह फिर से आएगा नहीं। लेकिन मान लीजिए जो आपके पड़ोसी किसान भाई है, उन्होंने जो पहला छिड़काव है वहां नहीं लिया और उन्होंने अगर बीज प्रक्रिया की है तो भी वहां के जो भौरे हैं, भूंगे हैं, वह आपके यहाँ आकर दूसरी पीढ़ी तैयार कर सकते हैं। इसीलिए आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद भी अगर उसमें आपको स्टेम बोरर की इल्ली मिलती है या उसकी विष्ठा आपको मिलती है तो मैं आपको एक ऐसा रसायन बताता हूं, एक ऐसा कीटनाशक है जो आपको स्टेम बोरर पे कंट्रोल करेगा और जो पत्ते खाने वाली इल्लियां है या फलियों को जो ये करते हैं कुरतने वाले इल्लियां, उस पर भी आपको कंट्रोल मिलता है। यह है एंडोक्सिकार्प यानी जेनॉप। यह दोनों भी काम करता है। यह ऊपर की इल्लियां और स्टेम बोरर को भी कंट्रोल करता है। अगर आपका पहला छिड़काव होने के बाद भी अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा कंट्रोल नहीं है तो आप जेनॉप यूज कर सकते हो। ऊंट इल्ली, पत्तों को खाने वाली इल्ली या और फलियों को खाने वाली इल्ली, यह इल्ली आपको दिख जाती है। इसका नियंत्रण भी आप कर लेते हो, लेकिन स्टेम बोरर आपको दिखती नहीं है तो इसका नियंत्रण होना मुश्किल है। इसमें भी ज्यादा घातक जो इल्ली है उसे तंबाकू की पत्तियां खाने वाली इल्ली, वह दिन में मिट्टी में जाके छुप जाती है और रात को बाहर आके पत्तियां खाती है। इसलिए इसका जो कंट्रोल है वह उचित हो नहीं सकता। इसका अगर आपको कंट्रोल करना है तो 2 कीटनाशक को एकत्रित करके आपको यह यूज करना पड़ेगा। अगर यह इल्ली है तो इसके लिए आपको ईमान प्लस पांडा सुपर यानी इमामेक्टिन बेंजोएट प्लस गैसियस एक्शन
करने वाला क्लोरोसाइपर इसके साथ आपको यूज करना पड़ेगा। उसके बाद जो पत्तियां खाने वाली इल्लियां है, ऊंट इल्ली है, फलियों को खाने वाली इल्ली है, इसके लिए बहुत ज्यादा महंगी कीटनाशक का यूज ना करें। उसमें भी कॉम्बिनेशन वाले जो है उसमें आप छिड़काव कर सकते हैं। रसों को चूसने वाली कीट इससे भी इसका नियंत्रण हो जाता है। महंगी कीटनाशकों का उपयोग न करके सस्ते और मल्टीपल कीट नियंत्रित जो कीटनाशक है उसका उपयोग करें। सोयाबीन पे रस को चूसने वाली कीट भी है। इसमें सफेद मक्खी है, मावा है, तुड़तुड़े है, यह सब रोज शोषण करते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे जो पोषक तत्व जो फलियों को मिलनी चाहिए वह मिलती नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सफेद मक्खी है यह सोयाबीन पे वायरस का प्रसार करती है। सोयाबीन पे मुख्य रूप से दो वायरस आते हैं। एक है वो है येलो मोज़ेक, दूसरा है लीफ कर्ल वायरस। येलो मोज़ेक में पत्तियां अचानक से पीली पड़ती है और यह रोग तेजी से फैलता है। पत्तों की नसें हरी रहती है पर पूरा जो पत्ता है वो पीला पड़ता है और 8 दिन में ही उसको अगर फेवरेबल कंडीशन मिलती है और उसे कंट्रोल नहीं करते हैं तो पूरी फसल नष्ट हो जाती है। दूसरा आप यह कह सकते हैं लीफ कर्ल मोज़ेक, यानी बुल्ढाना और अकोला जिलों में इसे बेंडकिया रोग भी कहते हैं। उसमें जो पत्तियां नहीं होती है उसमें वह खुरदुरे हो जाते हैं। मेंढक की पीठ की तरह वह दिखने लगते हैं। इसे हम लीफ कर्ल मोज़ेक बोलते हैं। यह एक घातक रोग है। यह उड़ीद और मूंग पे आते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए दुनिया में कोई दवा नहीं है। किसी भी दवा के छिड़काव से इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसे कंट्रोल करने के लिए ऐसे झाड़ अगर आपको पीड़ित दिखाई देते हैं तो उन्हें उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। तो यह सफेद मक्खी क्या करती है? इसका प्रसार कैसे करती है? तो रोगग्रस्त जो पेड़ है उस पे का यह रस शोषण करती है और उसके मुंह को यह वायरस लग जाता है और उसके बाद वो अगर अच्छे पौधों पे जाके बैठ जाती है तो उस पे वो वायरस फैल जाता है। फिर ऐसे करके 1 झाड़, 2 झाड़, 10-20 झाड़, तो इस तरह से यह रोग फैलते जाता है। तो ऐसे रोगग्रस्त पौधों को आपको उखाड़ के फेंक देना है और उसके तुरंत बाद ही ऐसे रस शोषक कीटों को कंट्रोल करना है, यानी सफेद मक्खी जो इसका प्रसार करती है उसको कंट्रोल करना है। यह 2 बातें अगर आपने कंट्रोल की तो ही आपको यह वायरस से नियंत्रण मिल सकता है, यानी इसको आप रोक सकते हो। नियंत्रण इस पे नहीं हो सकता, इसका प्रसार आप रोक सकते हो। उसके बाद रोग में स्टेम का सड़ना, इसमें थायरम या विटावैक्स की बीज प्रक्रिया, उसके बाद तांबेरा, पत्तों पे ठिपके, फलियों पर करपा,
इन सब कवकजन्य रोगों के लिए ज्यादा महंगी कवकनाशी का उपयोग मत करें। विसल्फ यानी टुबिकोनाजोल प्लस सल्फर या हेक्साकोनाजोल, बूस्टर का सुकई या प्रोफिकोनाजोल, ऐसे ट्राइजोल ग्रुप में कौन सा भी कवकनाशी इसको कंट्रोल कर सकता है। तो इस तरह से किसान भाइयों, हमने अभी कीट और रोगों पे नियंत्रण कैसे करना है यह देखा। एक संक्षिप्त में अगर कहा जाए तो स्प्रे प्रबंधन, एक संक्षिप्त में अगर आपको फवारनी प्रबंधन कहना है तो आपका पहला जो स्प्रे है उसके साथ आप या यह पहला स्प्रे आप खरपतवार नाशक के साथ भी ले सकते हो, या अगर आपने वो खरपतवार नाशक पहले स्प्रेइंग किया है तो 15 दिनों या 20 दिनों के दौरान पहला स्प्रे रेज 15 मिली खरपतवार नाशक के साथ, और दूसरा उसमें कुछ डालने की जरूरी नहीं। पर अगर आपने खरपतवार नाशक पहले फवारा है और तो फिर उसमें आप 15 से 20 दिनों के दरमियान रेज ले, उसके साथ 19-19 डाले। दूसरा छिड़काव 30 से 35 दिनों के बाद योग्य, उसमें अगर आपकी वृद्धि है पौधों की तो उसमें ज़ेनॉप 15 मिली, झेप 10 मिली या आनी झेप 10 मिली और परिस 12-61-0 ग्राम। उसमें अगर आपकी ग्रोथ अगर कम है तो उसमें झेनॉप ले। और इल्ली और स्टेम बोरर के लिए इसमें रिफ्रेश, स्टेम बोरर के लिए इसमें आप झेनॉप ले सकते हैं और इसके साथ रिफ्रेश। ज्यादा ग्रोथ होने के लिए 40 मिली रिफ्रेश आप ले सकते हैं और उसमें 19-19-70 ग्राम। लेकिन अगर आपकी सोयाबीन की वृद्धि अगर अच्छी है तो रिफ्रेश प्लस 19-19 उसमें अगर आप नहीं लेते हो तो एक सिर्फ झेप प्लस 12-61-0 उसमें आप ले। तीसरा जो छिड़काव है देखा जाए तो 45 से 50 दिनों के बाद उसमें ईमान 10 ग्राम, पांडा सुपर 30 मिली। पांडा सुपर क्या करता है तो ये सफेद मक्खी का नियंत्रण करता है और जो छिपके बैठी हुई इल्ली है उसका भी नियंत्रण हो जाता है। उसमें बुरशीनाशक विसल्फ 40 ग्राम और गजब 5 मिली, यह जो संजीवक है उसमें ले। चौथी फवारनी 65 दिनों के दरमियान आपको करनी है। उसमें भी अगर आपको स्टेम बोरर है और इल्लिया है तो उसमें जेनॉप 15 मिली प्लस पांडा सुपर 30 मिली ऐसा ले। अगर उसमें स्टेम बोरर नहीं है पर इल्लिया बहुत ज्यादा है तो कोराजन प्लस पांडा सुपर, कोराजन 5 मिली, पांडा सुपर 30 मिली प्लस बिग बी 100 ग्राम ग्रेन्युलेट फॉर्म में। उसमें वो बिग बी का क्या उपयोग है तो यह दानों को जो उसका भराव है वो अच्छा करता है, उसमें वजन भी वो अच्छा बढ़ा देता है इसके लिए। और भरारी 7 मिली
तो इस पद्धति से आप स्प्रेइंग का मैनेजमेंट कर सकते हो। पर इसमें भी स्थिति अनुसार इसमें आप कुछ बदल करवाना चाहते हो तो आप हमें हमारे YouTube से हमेशा जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, इस पद्धति से यह पूरा सोयाबीन व्यवस्थापन है। धन्यवाद।